नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे कोरोना से मुक्त भारतीय अर्थव्यवस्था की। दरअसल सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर यह है कि जीडीपी विकास दर 8.4% पहुंच गई है। 2021-22 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच दर्ज की गई ये विकास दर उम्मीद से बेहतर है, क्योंकि अब ये कोरोना काल से पहले से भी ज़्यादा हो गई है। 2019 में अर्थव्यवस्था का आकार 35.61 लाख करोड़ था, अब ये 35.73 लाख करोड़ हो गया है। जाहिर सी बात है, कोरोना संक्रमण के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो आशंकाएं प्रकट की जा रही थीं वह गलत साबित हो रही हैं। बात यदि विकास दर की रफ्तार की करें तो ये दुनिया में सबसे तेज है। भारत के बाद नंबर तुर्की का है, जिसकी विकास दर 6.9% है। अमेरिका और चीन पीछे हैं। दुनिया में भारत की विकास दर क्यों बेहतर है, इसके क्या मायने हैं, आज मुद्दा आपका में इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जीएसटी कलेक्शन लगातार देश में बढ़ रहा है। अक्टूबर-नवंबर में अच्छा खासा जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो ये दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे जो भारत की अर्थव्यवस्था है, खास तौर से जो कोरोना को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब उसकी क्या स्थिति है। जो इंडिकेशंस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां दे रही हैं, जो भारत की एजेंसियां दे रही हैं, मंत्रालय दे रहा है, उसके क्या मायने हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं नागेश कुमार जी, जो निदेशक हैं ISID के। नागेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे SK जिंदल जी से, जो अध्यक्ष हैं निवेश और पूंजी बाजार एसोचैम के। जिंदल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पूर्व सचिव DIPP वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सौरभ चंद्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, आपका भी सनसेट टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सौरभ जी मैं आप ही से करता हूं। सौरभ जी, जिस तरह से सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय ने ये दर्शाया है कि 8 से ज्यादा भारत की जो विकास दर है अर्थव्यवस्था की, वो पहुंच गई है, आप कैसे देखते हैं, खासतौर से तब जब कोरोना को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था का पता नहीं क्या होगा। भारत ने जो रिकवरी की है जी, वो बहुत उत्साहवर्धक है, विशेषकर कृषि सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में और विद्युत सेक्टर में। कुछ सेक्टर्स पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन है, व्यापार है, सर्विसेज है जी, क्योंकि ये जो सर्विसेज सेक्टर है ये इस समय ज्यादातर रोजगार देता है। ये स्तर अभी पुराने जो स्तर था उस तक नहीं पहुंचा जी। अब हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि इस समय जो डर फैलाया जा रहा है नए वायरस का, उसकी वजह से हम कोई ऐसा कार्य ना करें कि ये जो गति है वृद्धि की जी, इसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो सके। देखिए, जो भी निर्णय लेना है वो सोच समझ के लेना है। जी, ये नहीं है कि कंप्लीट लॉकडाउन कर दें, बहुत जबरदस्त ट्रैवल पे रोक लगा दें, इससे एक हम लोग पीछे चले जाएंगे। जी, इसलिए जो भी है सोच समझ के, कोई नी-जर्क रिएक्शन नहीं करना है। ये देखना है कि ये जो वायरस है इसका आखिर असर क्या है। जी, जो भी फैसला करना है वो साक्ष्य पे आधारित होना चाहिए, एविडेंस पे आधारित होना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए। इस गति को बनाए रखना बहुत जरूरी है। सर्विसेज सेक्टर को आगे बढ़ाना है, ट्रेड है, हॉस्पिटैलिटी है, सबसे ज्यादा असर वहीं आता है। जी, इसके लिए जो भी फैसले किए जाएं, जो भी रोक टोक की जाए,
वो इसको नजर में रख के किया जाए कि इनको बढ़ावा देना है। सौरभ जी, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूं कि सरकार का ऐसा कौन सा फैसला आप खास तौर से विशेष मानेंगे जिसने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया, क्योंकि आपको भी याद होगा तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। अगर आप एक्सपेंडिचर देखें जी तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी है। ये जब इन्वेस्टमेंट आएगा, इसके लिए एक माहौल बनाया गया है, इस माहौल की वजह से निवेश आया है, निवेश आएगा तो जो बढ़ोतरी की दर है और बढ़ेगी। सरकार ने भी खर्चा अपना बढ़ाया है, पीएसयू से भी बढ़ाया है, तो एक्सपेंडिचर होना भी बहुत आवश्यक है। दोनों एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट जी एक्सपेंडिचर। अब एक समस्या कंजम्पशन की, जो कंजम्पशन 55% जीडीपी का योगदान देता है, वहां पे बढ़ोतरी आवश्यक है। अब ये तभी आएगी जब लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, और अगर पैसे आते हैं तो और कंजम्पशन बढ़ता है तो ये बढ़ोतरी की जो दर है वो बनी रहेगी। जी जी। नागेश जी, आप कैसे देखते हैं कि 8.4% भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर, क्या वजह क्या है इसकी? कौन से सरकार के ऐसे फैसले हैं या अर्थव्यवस्था के लिहाज से ऐसे कौन सा घटनाक्रम हुआ है देश में जिससे भारत की अर्थव्यवस्था एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, आशंकाएं प्रकट की जा रही थी? या मुझसे पूछ रहे हैं कि? जी जी, नागेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये। थैंक यू। जैसा ये सौरभ जी ने बताया कि अभी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सेकंड क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो 8.4 8.4 आई है। वो अब पिछले क्वार्टर की देखें तो 20% ग्रोथ थी। तो ये एक अच्छा एक संकेत है कि जो अर्थव्यवस्था का एक तो मतलब जो पिछले वर्ष में 2021 में जो डिप हुई थी जी उससे निकलने की तरफ वो बढ़ रही है और इसमें मजबूती पकड़ रही है वो अपनी रिकवरी में। और उसके लिए कई सारे संकेत हमें मिल रहे हैं, जैसे पीएमआई, जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो अभी पिछले महीने भी बढ़ी और इस महीने और ज्यादा बढ़ी, अभी वो 57.6 हो गई है। तो और जीएसटी का जो कलेक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ा है और 1.3 ट्रिलियन रुपीस हो गया है नवंबर में। तो जी इससे संकेत मिलता है कि जो पहले दो जो क्वार्टर्स थे इस साल के, इस वर्ष के, उनमें अच्छी ग्रोथ हुई और ये रिकवरी होल्ड कर रही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ये थर्ड क्वार्टर और आगे आने वाला फोर्थ क्वार्टर, उनमें भी अच्छी विकास की दर रहेगी और हम जो है इस वर्ष को 8 या 9% या मतलब 8 या 9% के करीब पूरे साल की ग्रोथ को ला पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये जो हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था में जो पिछले साल जो कमी आई थी, जी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, उसको भरपाई तो हो ही जाएगी, उससे ऊपर भी एक इसमें मतलब बढ़ने का स्कोप होगा। तो जी लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो अभी विकास की दर है वो एक ब्रॉड बेस नहीं कह सकते हैं इसको के शेप्ड रिकवरी मान रहे हैं। के जी शेप्ड का मतलब है कि कुछ सेक्टर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है जिन्होंने रिकवरी कर ली है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में इसका अभी असर नहीं पड़ा है, जैसे होटल्स, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सेक्टर जो हैं उनमें अभी क्योंकि लॉकडाउन का पूरा खुल नहीं पाए हैं, तो इसलिए कई सेक्टर्स में उसकी जो रिकवरी है वो अभी नहीं हुई है। तो जो वल्नरेबल सेक्शंस, जो लोग उन सेक्टर्स में काम करते थे
उनको अभी भी मदद की जरूरत है। तो जी मेरे ख्याल से अभी आने वाले समय में जो फिस्कल एक्सपेंशन, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर ने इसमें रिकवरी में मदद की, उसको जारी रखना बहुत जरूरी हो जाता है, जी जिससे मोमेंटम जो बना है वो आगे बढ़ता रहे और ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर ही रहे और अच्छा प्रदर्शन हो। और दूसरे, जैसे सौरभ जी ने कहा है, जो नया वेरिएंट आया है इसका कोरोना का, ओमिक्रॉन, उसको ध्यान में रखना और उसके लिए तैयारी करना कि इसका संक्रमण ज्यादा नहीं फैले, लेकिन नी जर्क रिएक्शन नहीं ली जाए कि जैसे क्लोज डाउन या लॉकडाउन किया जाए तो वो जो अभी जी रिकवरी हुई है वो फिर मतलब उसमें नुकसान हो सकता है। जी तो हमें अभी कॉम्प्लेसेंसी के बजाय कि अर्थव्यवस्था एक पटरी पे आ गई है, कॉम्प्लेसेंसी के बजाय कोशियसली ही आगे प्रोसीड करना है। और जो वैक्सीनेशन की जो दर अभी पीछे बहुत एक्सेलरेटेड हुई है, उसको ऐसे ही मोमेंटम को मेंटेन करके हमें पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेशन के कवर में ला के हमें सब कुछ सुरक्षित बनाना, जी ये बहुत जरूरी है। जी तो बिल्कुल उससे जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाएगा जी बिल्कुल। अर्थव्यवस्था। एस के जिंदल साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो विकास दर का लक्ष्य 8.4 का इस समय हमें देखने को मिल रहा है, उसके संकेत जो मिल रहे हैं, दरअसल आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो उसका भी अनुमान जो था वो 7.9% के आसपास का था, लेकिन ये उससे भी बेहतर हमें देखने को मिल रही है। आप क्या वजह मानते हैं, खास तौर से अगर मैं बात करूं निवेश और पूंजी बाजार की, तो वो अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आ रहा है उसको वो कैसा देख रहे हैं? देखिए, निवेश का सीधा सीधा संपर्क होता है कि जहां पर वो निवेश करने जा रहे हैं वहां स्टेबिलिटी है कि नहीं मार्केट्स के अंदर। जी इकोनॉमी में वहां की अगर स्टेबिलिटी है तो निवेशक कंफर्टेबल होता है उधर जाने के लिए, उधर उसको झुकाव मिलता है। तो आरबीआई की जो पॉलिसीज, सरकार की जो पॉलिसीज, आरबीआई ने जिस तरह से सारे मुश्किलों को संभाला और सरकार ने संभाला, समन्वय बना के रखा, सामंजस्य बना के रखा, संयम रखा, पैनिक नहीं होने दिया, ये इन्वेस्टर को बहुत अच्छा लगता है और इन्वेस्टर उसी तरफ जाता है। और आप देखेंगे कि पिछले समय में कितनी इन्वेस्टमेंट देश के अंदर आई है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस बात का है कि सरकार ने और साथ में आरबीआई ने उसको कैसे संभाला है। जी दूसरी बात है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बना करके रखा, उसने भी सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ों ने सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट ने जो बिग टिकट रिफॉर्म्स किए थे, आज अगर जीएसटी नहीं होता तो इस तरह की स्थिति में हम होते, ये भी कहना मुश्किल है। मैं नहीं समझता ऐसा होता। अब जीएसटी आप देख सकते हैं कि कैसे महीने दर महीने वो बढ़ करके नंबर आ रहा है। जी ये करंट महीने का भी शायद 1,36,000 करोड़ का नंबर है, जो कि सेकंड बेस्ट है अभी तक का। जी तो ये तभी मुमकिन है कि जब हमारी नीतियां, हमारी सरकार की नीतियां मजबूत हैं और वो नीतियां इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं, वो नीतियां बिजनेस फ्रेंडली हैं, तब जाकर के वो एक माहौल बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है और उसमें फिर ये सब चीजें फलती फूलती हैं। अगर जीएसटी ना होता तो कोई दूसरा ही रंग रूप होता आज हमारा इस समय इकोनॉमी का। जी प्राइवेट कंजम्पशन का बहुत बड़ा रोल रहा साथ में, जिसकी वजह से कहीं पर कोई मुश्किल के बिना हम इसको इतनी बड़ी मुश्किल को निकाल पाए। ये 2 साल की जो मुश्किलें थी, अगर ये सरकार का साथ इसमें ना होता या सरकार की सूझबूझ ना होती या उसकी ताकत ना जुड़ी होती, तो सीन कोई दूसरा ही हो सकता था। और आप देखें, सिर्फ ये हम नहीं सोच रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनली भी देखें, जब वो आंकलन हमारा करते हैं, जी पीछे भी मूडीज का रेटिंग जो था अपग्रेड होकर के आया था, तो वो भी वहां से देख रहे हैं कि इन स्थितियों में पूरा वर्ल्ड है और इंडिया कैसे उसको हैंडल कर रहा है और बाकी वर्ल्ड कैसे हैंडल कर रहा है। कितने ही सेक्टर हैं जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग में देखो या कंस्ट्रक्शन में या एग्री में देखो या माइनिंग में, सब में ग्रोथ हुआ है।
तो ये सारे चीज़ें मिल करके इकोनॉमी को, हमारे इकोनॉमिक इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाती हैं, और जो और लोगों को, पूरे वर्ल्ड को मौका देता है कि वो अपना पैसा सबसे बढ़िया जगह लगाना चाहते हैं, तो वो पाते हैं कि इंडिया नंबर 1 डेस्टिनेशन है, इसको यहाँ लगाना चाहिए। अभी हाल ही में एक वो जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का लॉ था, वो भी सरकार ने अपनी करेक्शन कर दी है। हालांकि लॉ पहली जगह पे ही गलत था, लेकिन अभी उन्होंने वो भी करेक्शन कर दिया। ये इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, और ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और यही वजह है, मैं मानता हूँ, कि इन्वेस्टमेंट बढ़ करके देश में आ रही है। जाहिर सी बात है जिदल साहब, जिस तरह के पिछले 6-7 साल में आर्थिक दृष्टि से सुधार हुए हैं, कर की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, जीएसटी का जो सुधारीकरण जिस तरह से हुआ है, वो अपने आप में आंकड़े बता रहे हैं कि जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया है। अगर मैं ये आंकड़ा आपको बताऊं सौरभ जी, जीएसटी का कलेक्शन बढ़कर 1.31 लाख करोड़ से अधिक ये हो गया है। एक साल पहले की तुलना में ये 25% अधिक है। इससे ज्यादा जीएसटी वसूली इसी साल अप्रैल में हुई थी। यह आंकड़ा बताता है सौरभ जी कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को जीएसटी, जिसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे जब इसका क्रियान्वयन किया गया था, लेकिन अर्थव्यवस्था को संभालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जीएसटी का जो कलेक्शन है उससे हो रही है। आप सहमत हैं इस बात से, और किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है? जीएसटी का जो कलेक्शन है जी, वो ये दर्शा रहा है दो चीज। एक तो इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, दूसरा जो टैक्स इवेजन होता था वो कम हुआ है। इसके अलावा एक चीज का और ख्याल रखना चाहिए, और वो सरकार की बड़ी बोल्ड पहल थी कि जो पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ाई, जी, अब इसको कार्बन टैक्स भी हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से पिछले वर्ष लगभग 3,72,000 करोड़ रुपया आया, और उसने भी एक बहुत मुश्किल समय में हम लोगों के अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। तो सरकार ने कई महत्वपूर्ण चीज की है। जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता रहना चाहिए, और जीएसटी के जैसे आपको मालूम है तीन अंग होते हैं। स्टेट जीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है। तो इससे सरकार का जो राजस्व है वो भी बढ़ेगा, केंद्र सरकार का भी बढ़ेगा, राज्य सरकारों का भी बढ़ेगा। एक चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि इनफॉर्मल सेक्टर पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में ये है कि उसको थोड़े और प्रोत्साहन की जरूरत है। वहां पे बहुत ज्यादा रोजगार मिलता है, देश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार, जी, उसको बढ़ाना है। तो ये सब नजर में रखना पड़ेगा। और मैं जो अंतिम चीज जिसकी ओर ध्यान देना चाहता हूँ, एक वार्निंग किस्म की है। हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो लगभग 17.5% से बढ़ी है, यानी एक डिफ्लेटर लगा है 9.1% का, जो इन्फ्लेशन का प्रॉक्सी है। तो इस पे भी एक नजर रखनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है इस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। जी, इन्फ्लेशन हमेशा जो सबसे गरीब तबका होता है उस पे सबसे ज्यादा कुप्रभाव डालता है। जी, बिल्कुल, तो ये चीजों पे ध्यान रखते हुए मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं भविष्य के बारे में। जी। नागेश जी, सबसे ज्यादा गिरावट वाला जो सेक्टर था कोरोना काल में, उसमें ही सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। 2020-21 की पहली तिमाही में लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा असर कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर पड़ा था, और इसमें ही सबसे अधिक सुधार देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार माइनिंग में जो विकास दर है वो भी सबसे ज्यादा है। इसकी क्या वजह, आप कैसे देख रहे हैं इसको? कुछ तो मैं ये कहूंगा कि एक पेंट अप डिमांड होती है, जो क्योंकि कुछ समय तक ये जो हमारी अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन की वजह से कई सारी एक्टिविटीज बंद कर दी गई थी जी, कुछ समय तक, तो उनको जब रिकवर होती है तो जो पेंट अप डिमांड पिछले साल की है वो एकदम से वो भी निकल के आती है। तो इस वजह से उनमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी का माहौल बना है। और मैन्युफैक्चरिंग में मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होता है जिससे
हमें ये अनुमान लगता है कि इसकी रिकवरी कैसी चल रही है। तो उसमें परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को देखते हैं तो वो अभी लगातार बढ़ती जा रही है। तो जी अक्टूबर में 55.9 प्रतिशत थी, अभी नवंबर में 57.6 हो गई है। तो ये बहुत अच्छा संकेत मिलता है कि जो रिकवरी मैन्युफैक्चरिंग में हो रही है, और रिकवरी मैन्युफैक्चरिंग में हो रही है तो वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन से लिंक्ड होती है। तो ये मतलब उनकी रिकवरी अच्छी होल्ड कर रही है। और उस दूसरी चीज जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो भी पिछले 8-10 महीने में लगातार अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, अच्छी ग्रोथ उनमें हो रही है। तो उससे भी एक इनको रिकवरी को स्ट्रेंथन करने में, बूस्ट करने में मदद मिली। जी जिंदल जी, कृषि सेक्टर में भी 4.5% की ग्रोथ रही है और भारत की विकास दर में कृषि क्षेत्र का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर दूसरे क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, खासतौर से इन्फ्लेशन की बात कही अभी सौरभ जी ने, इसे आप कैसे देखते हैं, दोनों बातों को? ये मेरे से पूछ रहे हैं? जी या इन्फ्लेशन बिल्कुल सही कहा सौरभ जी ने। एक ये चिंता का विषय है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है गरीब तबकों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो उसमें लेकिन असल चीज ये है कि इन्फ्लेशन जो हुआ है अभी या हो रहा है, वो एक तो लॉकडाउन की वजह से कई सारी सप्लाई चेन्स जो है वो बिगड़ गई थी, उनका संतुलन बिगड़ गया था, उनको वापस लाने में थोड़ा समय लगता है। दूसरे जो ये ऑयल प्राइसेस, मतलब जो पेट्रोलियम वगैरह के प्राइसेस इंटरनेशनली डिटरमिन होती है, तो वहां पर एक बहुत तेजी आई थी पीछे। उसकी वजह से भी ये एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कह सकते हैं कि बाहर से महंगाई हमारे यहाँ आ रही है। जी लेकिन अभी सरकार ने उस पर एक्साइज ड्यूटी कम की है, पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं, और उसका असर और बाकी चीजों के इन्फ्लेशन पर भी या महंगाई की दर पर पड़ेगा। जी तो थोड़ा सा इसके एडजस्टमेंट में समय लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें जी अभी जी पटरी पर आ जाएंगी। जाहिर सी बात है नागेश जी, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं और जिस तरह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कोरोना संकट ने प्रभावित किया है, उसके चलते हमें इन्फ्लेशन या महंगाई का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। लेकिन हम बात भारत की अर्थव्यवस्था की कर रहे हैं। जिंदल साहब, जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, क्या आप इससे सहमत हैं कि आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम, इनका भी एक बहुत बड़ा हमें इसमें योगदान देखने को मिल रहा है? मैं पूर्णतः सहमत हूँ। मेरा ये मानना है कि हर पॉजिटिव पॉलिसी, हर पॉजिटिव स्टेप, ये जुड़ जुड़ करके ही हमें इतनी मजबूत पोजीशन में लाते हैं। हर एक ऐसा काम करते हैं जैसे कि एक घर बनाने में ईंटें लगी होती हैं, एक एक ईंट का महत्व होता है, तब जाकर के वो घर बनता है। तो इसी तरह से ये सारे जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट ने बहुत सुनिश्चित तरह से सोच समझ करके बहुत अच्छे से बनाया। जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो मैं पाता हूँ कि आसान नहीं होता है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट सुझाना। हालांकि इम्प्रूवमेंट हमेशा पॉसिबल होती है। तो ये बहुत सोच समझ करके अपनी नीतियां सरकार ने बनाई, जो ये आज इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें हम इस तरह से पार कर पाए, ये उसके बिना हो नहीं सकती थी। और जो सब चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, अब इतनी मुश्किलों से अगर आप निकल गए और आगे भी अगर ये मुश्किलें अभी थोड़ा और रहने वाली हैं या कुछ होने वाला है, तो हमें विश्वास करना चाहिए, सरकार के अंदर संयम रखना चाहिए कि जो सरकार यहाँ तक भी हमें लेके आई है, जिस सपोर्ट से आरबीआई ने कितने अच्छे से हमें पार लगवा दी इतनी मुश्किल कंडीशंस, तो वो आगे भी इसको कर सकेंगी, क्योंकि वो और मजबूत हो गई हैं इस स्थिति, ये सब फेस करने के बाद और मजबूत और करके उभर करके हम लोग आगे आए हैं। तो ये मुश्किलें हमें और मजबूत करके जा रही हैं, और ये आगे भी हमें रास्ता दिखाएंगी, नए नए रास्ते दिखाएंगी कि हम कैसे और अपने आप को मजबूत बनाएं। और जितने भी इंडिकेटर्स हैं, सब कुछ प्रॉपरली, हर एक का
एक अपना रोल होता है। जैसे पता कैसे लगता है कि भाई कैसे इम्प्रूवमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डिमांड बढ़ गई है, सीमेंट की प्रोडक्शन बढ़ गई है, पोर्ट पे कार्गो बढ़ गया है, ई वे बिल्स जो बन रहे थे वो उनका नंबर बढ़ गया है, जीएसटी का कलेक्शन आपने देखा कि महीने दर महीने बढ़ रहा है। तो ये कोई भी बबल नहीं है। रेलवे ट्रैफिक बढ़ रहा है, फ्रेट ट्रैफिक बढ़ रहा है, ये कोई भी बबल नहीं है। ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं, और इतने सारे इंडिकेटर जब होते हैं तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती कि आप कोई गलती खा जाएं। जी, लेकिन अगर आप जिंदल जी, एक इंडिकेटर को लेके चलें तो आप गलत हो सकते हैं जी, लेकिन इतने सारे इंडिकेटर्स को लेके चलें तो आपका रिस्क बटा हुआ होता है और उसका रिजल्ट बहुत सॉलिड होता है। तो लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूं कि सरकार की ये पुरानी सारी बढ़िया नीतियां जो सरकार ने बनाई हैं, बिग टिकट रिफॉर्म्स जो सरकार ने किए थे, ये उन्हीं का नतीजा है कि आज हम इतनी अच्छी कंडीशन में हैं, जो अन्यथा मुझे लगता है कि मुश्किल था। जाहिर सी बात है कि जो आर्थिक स्तर पर सुधार किए गए थे उसके बेहतर परिणाम, सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं इतने बड़े संकट के बीच भी। लेकिन मैं एक बात आपसे और जानना चाहता हूं बहुत संक्षेप में कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मैं बात करूं तो 5.5% की विकास दर है। इससे आप सहमत हैं क्या? ये और अच्छी हो सकती है, कुछ कमियां हैं इसमें, और फोकस करने की जरूरत है। एक समय था हमने सब मैन्युफैक्चरिंग को पीछे रख दिया था और कहा था इंपोर्ट कर लो जाओ जी, वो बहुत ही गलत स्टेप था। तब भी हमें लगता था, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए तो समझ सकते हैं उसकी अहमियत क्या है देश के अंदर। उसने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया जो अभी तक अभी पूरा हो रहा है। और अब ये जो है, अभी भी मैन्युफैक्चरिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जॉब्स बहुत ज़रूरी हैं। जॉब की जो हमारे पास कमी है और वो हमें बहुत कमज़ोर बनाती है, लेकिन फिर भी इस समय जॉब का भी मार्केट जो इस तरह से चल रहा है कि हम पूरक बन पा रहे हैं, कुछ हद तक उसकी पूरी कमी को पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन लोगों के लिए बिना जॉब के क्या जिंदगी है, और जॉब के साथ कोई भी परिवार डिग्निटी की लाइफ व्यतीत कर सकता है, बिना जॉब के कभी नहीं कर सकता। जाहिर ये सी बहुत जरूरी चीज है जो हमने पहले इसके ऊपर इग्नोर कर दिया और खराब कर लिया। अब इसमें सुधार की बहुत सख्त जरूरत है। सरकार को कुछ नीतियां, कुछ काम इसमें और करना चाहिए, मैं कहता हूं, जिससे कि ये जल्दी से इसको अपनी पटरी पर ले आए। बिल्कुल 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 जिंदल साहब, इसीलिए हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप जो है उसमें भी एक बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला है। 100 यूनिकॉर्न कंपनियां देश में उभर कर आई हैं, जो अपने में एक और पॉजिटिव स्टेप है, जो दिखाता है कि भारत में चाहे देश की अर्थव्यवस्था का मामला हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो या जीएसटी कलेक्शन की बात हो, एक बेहतर तस्वीर देखने को मिल रही है भारत की अर्थव्यवस्था में। जिंदल जी, नागेश जी और सौरभ जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।